हेलो बच्चों, आज जो है हम इस अध्याय द्वितीय जो चल रहा है आपका कक्षा 10 का विज्ञान का, इसका आज अंतिम डे है। आज इस अध्याय को कंप्लीट कर लेंगे और कल से जो है हम नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल जो होते हैं ना, क्रिस्टल क्या ये वास्तव में शुष्क होते हैं? क्या वास्तव में शुष्क है या इसके अंदर भी पानी है और हमें दिखते शुष्क है? ये शुष्क है नहीं, हमें दिखते शुष्क है। हम ये पता करेंगे। बहुत से क्रिस्टल हैं, आप इवन आप हमारे घर में जो शक्कर के क्रिस्टल बने हुए शक्कर होते हैं वो भी शुष्क हैं कि नहीं है, हम सबकी बात करने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे क्रिस्टलन का जल क्या होता है, उसको भी समझेंगे। और लास्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस ना, पीओपी जो कहते हैं उसको भी समझने वाले। पीओपी जो नॉर्मल हम घर में वगैरह करवाते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। जो किसी हड्डी टूट जाने पर उस हड्डी को स्थिर रखने के लिए जो डॉक्टर करते हैं, उस प्लास्टर करते हैं वो, है ना, उसके बारे में भी बात करेंगे कैसे बनता है वो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जिस क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, जैसे ही हमारे पास ये हमने कल जो धोने के सोडे की बात की थी ना बेटा, धोने की सोडे की बात की थी, तो ये धोने का सोडे का जो क्रिस्टल है ना, Na2 अपने लिखा हुआ Na2CO3, Na2CO3 यहाँ तक तो ठीक था। .10H2O, ये जो डॉट 10H2 है ना, इसका मतलब समझ रहे हैं। ये डॉट 10H2, इस 10H2O की क्या कहानी है भाई? देखो, हम हमारे घर के अंदर जो धोने का सोडा लाते हैं, क्या वो गीला लाते हैं? क्या नहीं, सूखा हुआ होता है। सूखा हुआ होता है ना, तो फिर ये 10H2O जाता कहाँ है? हम कह रहे हैं कि धोने के सोडे के अंदर वाटर है, 10 वाटर मॉलिक्यूल है, 10 जल के अणु हैं। वो 10 जल के अणु जाते कहाँ हैं जब, और है अगर है वो 10 जल के मॉलिक्यूल, तो वो हमें गीला क्यों नहीं लग रहा है ना बेटा? तो उसकी बात कर रहे हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कॉपर सल्फेट। हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट, देखो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 डॉट 5H2। क्या होता है बेटा? 5H2। कितने मॉलिक्यूल होते हैं इसमें? जल के 10 अणु, 5 अणु होते हैं कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, अब इस कॉपर सल्फेट को एक पर्कनली के अंदर लेंगे, पर्कनली लेके और एक बर्नर जलाएंगे। बर्नर जला, उसके ऊपर पर्कनली को हमने गर्म किया, जैसे कि चित्र के अंदर दिख रहा है। उस बर्नर के ऊपर हमने पर्कनली को गर्म किया। ठीक है, अब गर्म किया तो क्या होगा? गर्म किया तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो श्वेत, जो नीला रंग है वो गायब हो जाएगा, सफेद रंग का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा? होगा क्या कि जो ये कॉपर सल्फेट के जो ये 5, तो 5 जो जल के अणु है ना बेटा, 5 मॉलिक्यूल जल के जो अणु है, ये गर्म करने पर उसमें से भाप के रूप में बाहर निकल जाएंगे। और जल के अणु को गर्म करने पर बाहर निकल जाएंगे। और जब जल के अणु बाहर निकल जाएंगे तो पीछे क्या बच जाएगा? सिर्फ कॉपर सल्फेट बचेगा। और ये कॉपर सल्फेट का रंग कैसा हो जाएगा? श्वेत। कैसा रंग हो जाएगा? श्वेत रंग हो जाएगा। ठीक है, गर्म करने पर। और अब इसको ठंडा करके इसमें थोड़ा सा जल की अगर मैं 2-3 बूंद वापस मिला दूं, इसके अंदर क्या करूं, जल की 2-3 बूंद मिला दूं, जल की 2-3 बूंद मिला दूं, तो ये वापस क्या है, जल के साथ मिलकर ये वापस ये वाला फॉर्मूला नहीं बना सकता क्या? बना सकता है, बना देगा तो वापस नीला रंग आ जाएगा, है ना। जबकि कॉपर सल्फेट का हमने सूखे हुए एकदम शुष्क क्रिस्टल लिए, उनको गर्म किया, उसमें से भी जल बाहर आ गया। ठीक है, यही है बेटा, यही आपका एनसीईआरटी का क्रियाकलाप है 2.15। देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को शुष्क क्वथन नली में गर्म कीजिए। क्वथन नली वह नली, पग नली जैसी ही होती, कांच की नली होती है जिसको गर्म करने पर टूटती नहीं है, जिसके अंदर किसी भी चीज को गर्म करने पर टूटती नहीं, उसको क्वथन नली कहते हैं। तो उसमें डालकर हम कॉपर सल्फेट को जब गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग सफेद हो जाता है, क्योंकि उसमें जल जो था, उसमें जो जल था वो वाष्प के रूप में निकल गया, इसलिए सफेद रंग का हो जाता है। और 2-3 गर्म करने के बाद प्राप्त कॉपर सल्फेट के नमूने में जल की 2 या 3 बूंद डाल देंगे तो कलर वापस आ जाएगा। क्या आप ट्रैक्शन करते हैं कि क्या कॉपर सल्फेट का नीला रंग वापस आ जाता है? हाँ आ जाता है, क्योंकि जल वापस आ जाता है, जल वापस आ जाता है। ठीक है, तो इसको अगर देखो, इसको लिखेंगे कैसे वो समझना। लिखेंगे कैसे कि भाई शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, आपको हाईलाइटर करता हूँ, लिखना। देखो समझा मैंने दिया आपको, अब आपको लिखने का फॉर्म की बात कर रहे हैं, है ना। ये हैंग हो गया, 1 मिनट। हाँ, आ, 1 मिनट। हाँ जी, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, इसलिए क्लास कुछ टाइम के लिए, चलो पढ़ते हैं। हाँ, हम जो पढ़ रहे थे कंटिन्यू करते हैं। क्लास में कुछ टेक्निकल इश्यू से कुछ क्लास रुक गई थी, लेकिन अभी तक कंटिन्यू करेंगे। क्रिस्टलन का जल, देखो हम समझ रहे हैं, हमने समझ लिया अभी थोड़ी देर पहले ही समझा। तो लिखेंगे कैसे? शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों के क्रिस्टलन का जल। शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट में क्रिस्टलन का जल होता है, बिल्कुल होता है। हमने अभी बात की, फॉर्मूले की बात की। इसका फॉर्मूला क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4 डॉट 5H2।
तो ये 5H2O क्या है, इसके अंदर ये 5H2O ही तो क्रिस्टलन का जल है, जो कि गर्म करने पर बाहर निकल जाता था। इसलिए गर्म, अभी बात की हमने, तो अब जब क्रिस्टल को गर्म करते तो जल हट जाता है, सफेद रंग हो जाता है, जल डालते तो वापस रंग आ जाता है। अब हमारे पास जो लिखने की जो इम्पोर्टेंट परिभाषा जो है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो परिभाषा है वो लिखेंगे। क्रिस्टलन का जल क्या होता है, क्रिस्टलन का जल क्या होता है, लवण के एक सूत्र इकाई। एक सूत्र इकाई क्या होता है बेटा, बताओ देखो, एक सूत्र इकाई क्या होता है। एक सूत्र इकाई का मतलब उसका एक सूत्र, जैसे कॉपर सल्फेट .5H2O, ठीक है, कॉपर सल्फेट। तो ये कॉपर सल्फेट का एक, अब कितने भी कॉपर सल्फेट के अणु हो सकते हैं, उसमें बहुत 2, 4, 8, 10 सारे कॉपर सल्फेट के अणु हो सकते हैं, लेकिन सबके अंदर कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला स्वयं होगा, कॉपर और सल्फेट होगा, है ना बेटा। तो एक सूत्र इकाई, एक सूत्र इकाई, उसमें जल की निश्चित अणुओं की संख्या, लवण के एक सूत्र इकाई, उसमें जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं, ठीक है। इस जैसे ये 5H2O, इसमें ये 5H2O क्रिस्टलन का जल है, कितना, ये 5H2O क्रिस्टलन का जल। बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित है, कितने, 5। ये फॉर्मूला हमने अभी बात की जस्ट। अब देखो एक क्रिस्टलन जल रहता कैसे वो समझना, ये ऐसे कैसे, चलो मैं बताता हूँ ऐसे कैसे। जो है हमने कल धोने का सोडा देखा, उसके अंदर 10 जल के अणु, कितने, 10 जल के अणु है, 10H2O। अब क्या ये आर्द्र है, नहीं, ये दिखने में तो आर्द्र नहीं है, दिखने में तो नहीं है, दिखने में तो सूखा हुआ। कैसे सूखा हुआ वो समझना, समझ आ रहा हूँ आपको। किसी के भी क्रिस्टल जो है, तो क्रिस्टल जो होता है, या किसी भी पदार्थ में जो अणु होते हैं, वो अणु जो होते हैं आपस में, किसी भी पदार्थ अणु होते हैं वो आपस में बंध बना के रहते हैं, अणु आपस में मिलकर से क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं बेटा, क्रिस्टल फॉर्म में। किसी भी पदार्थ के अणु ऐसे क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं, राइट, ठीक है बेटा, ऐसे क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं। वो चाहे किसी के भी हो, जरूरी नहीं हो, किसी के भी ऐसे क्रिस्टल बना के रहते हैं, ठीक है। तो इस क्रिस्टल के बीच में जो एक खाली जगह बच रही है ना बेटा, इस क्रिस्टल के बीच में जो ये खाली जगह बच रही है, एक खाली जगह, ये रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान क्रिस्टल के बीच में। चारों ओर जो है ना, चारों ओर ये अणु आ गए, चारों ओर तो क्रिस्टल के चारों अणु, चाहे वो कॉपर सल्फेट के हैं, चाहे वो किसी और के हैं, चारों ये तो सब अणु आ जाएंगे। बीच में जो खाली जगह है ना, वहां पर ये जल फंस जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, बीच में जो खाली जगह है वहां पे ये जल फंस जाएगा। यहाँ पे ये जल फंस जाएगा, यहाँ पर बीच का खाली जगह में जल फंस जाएगा। किसी भी क्रिस्टल के बीच में जो खाली जगह होती है वहां जल फंस जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये अणु आ गए, ये अणु है, ये अणु है, अणु है, ये देखो ऐसे, किसी पे एक जल का अणु है, कहीं 2 जल के अणु है, ऐसे जल के अणु फंसे, कहीं 5 है, कहीं 10 है, ऐसे जल के अणु फंसे हुए होते हैं। तो क्रिस्टलों के बीच जो जल फंसा हुआ होता है उसे क्रिस्टलन का जल कहते हैं। वो सामान्यतः किसी के लिए उपलब्ध नहीं होता, पर जब गर्म करते हैं तो बंध टूटते हैं। ये सारे क्या है, बंध है, बंध के मध्य बंध बेटा। जब ये बंध टूटते तो ये जल बाहर निकलता है, जल भाप के रूप में बाहर निकल जाता है। और जब जल बाहर निकल जाता है तो जिस पदार्थ के अंदर जलता है वहां से बाहर निकल जाता है, तो उसका कलर वगैरह, उसके गुणधर्म में कुछ परिवर्तन आ जाता है, उसके गुणधर्मों के अंदर कुछ परिवर्तन आ जाता है। इसे बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। बोलो क्रिस्टलन का जल समझ में आया क्या आपको? नहीं आया हो तो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा समझा दूंगा, है ना बेटा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं जिप्सम की बात करते हैं बेटा। किसकी बात कर रहे हैं? जिप्सम की। जिप्सम क्या होता है समझना इस चीज को। जिप्सम की बात करें, जिप्सम क्या होता है देखो। जिप्सम का अगर फॉर्मूला की बात करें, जिप्सम के अगर फॉर्मूला की बात करें हम लोग, ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट जो होता है .2H2O, है ना बेटा। ये देखो फॉर्मूले को, इसका सूत्र है। यानी इसके जल के कितने अणु हैं? इसके अंदर 2 जल के अणु हैं। कितने बेटा? 2 जल के अणु। अगर ये जिप्सम है, सामान्य है, तो जिप्सम ये होता है, ठीक है बेटा। अगर मैं इसको गर्म करूं, देखो समझना, इसको अगर मैं जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करूं, क्या करूं बेटा? 373 केल्विन पर गर्म करूं। कितना? 373 केल्विन पर अगर मैं गर्म करूं तो इसमें से डेड जल का अणु, 1 एंड आधा डेड जल का अणु निकल जाएगा। और अब हमारे पास जो बचेगा CaSO4.1/2H2O, ये हमारे पास बच जाएगा पीछे, ठीक है, ये हमारे पास बच जाएगा। और इसे जो है अब हम क्या कहेंगे? अब इसे जिप्सम नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे कैल्शियम सल्फेट। आधे को बोलेंगे हेमी या अर्ध, और जल को बोलेंगे हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट बोलेंगे, ठीक है। इसका दूसरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं, POP को बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। तो इसको लिखना है अगर आपको, तो लिखोगे कैसे? तो भाई जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर, तो आपको लिखने का तरीका भी बता रहा हूं मैं।
समझा भी रहा हूँ, साथ में लिखते हैं कभी। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर ये जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। बात समझ आ रही है आपको? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? ये सफेद चूर्ण है। अपन नॉर्मल खड्डी यूज करते हैं ना घर में, वही है। तो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बनाकर ठोस हो जाता है। भाई जल का अणु ही तो हटाया हमने, जल मिलाने पर वापस जिप्सम बना देगा और ठोस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो, जैसे यहाँ पे ये कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, इसके अंदर हमने जल मिलाया था, इसने आधा जल का अणु ले लिया और वापस जिप्सम बना दिया। क्या बना दिया बेटा? वापस जिप्सम बना दिया। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? जो डॉक्टर अगर किसी पेशेंट की हड्डियां टूट जाती है तो हड्डियों को जोड़ने के, उस हड्डियों को स्थिर रखते हैं जैसे, तो स्थिर रखने के लिए चारों ओर जो है कैल्शियम हाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है लेयर चढ़ा देते हैं और पट्टी बांध देते हैं, जिसे हम प्लास्टर करना कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टर करना, जिससे कि वो हड्डियां स्थिर रहेगी। तो इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका जो उपयोग है खिलौना बनाने में, सजावट का सामान बनाने में, चिकना सामान बनाने में या डेकोरेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब एक समस्या यह है कि ये आधा जल का अणु कैसे होगा? जो हम बात करते हैं ना आधा, ये आधा जल का अणु कैसे होगा भाई? CaSO4 डॉट 1/2 H2O, आधा जल का अणु कैसे होगा? तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा, देखो ध्यान देना, ये आधा जल का अणु नहीं होता। 2 कैल्शियम सल्फेट के अणु होते हैं, उसके बीच में जल का एक अणु होता है ना बेटा। 2 कैल्शियम सल्फेट के बीच में जल का एक अणु होता है। आधे पे इसका दिखा, आधे पे इसका दिखा, तो हम क्या लिख देते हैं? CaSO4 डॉट 1/2 H2O ऐसा लिख देते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आएगी आपको? अगर आपको देखो वीडियो समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दो। ठीक, टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ मैं, आपकी बुक पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी का, ना इधर का ना उधर का, है ना। आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, और अगर कहीं कोई समस्या है तो कमेंट में लिखो, मैं उस समस्या को समाधान कर दूंगा, पर नहीं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।